हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट के में। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सामाजिक विज्ञान का पहला चैप्टर। आप लोगों का जो हिस्ट्री का है, इतिहास का, वो पहला चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग इस चैप्टर को कवर करने वाले हैं कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय जो चैप्टर है कंप्लीट एक वीडियो में हम लोग अच्छे तरीके से पूरा करने वाले हैं। ठीक है, आपका एनसीईआरटी बुक का है। ठीक है, जिनके पास एनसीईआरटी बुक होगा वो आराम से इस चैप्टर को पढ़ सकते हैं, अन्यथा एनसीईआरटी बुक जिनकी नहीं होगी उनका भी इसमें मिश्रण है, सभी को समझ में आने वाला है इस चैप्टर। ठीक है, तो चलिए आइए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। आइए देख लेते हैं। सबसे पहले जानते हैं यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। चैप्टर का नाम है, जैसा जानते हैं कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। सबसे पहले राष्ट्र जान लेते हैं कि राष्ट्र किसे कहते हैं। ठीक है, तो राष्ट्र किसे कहते हैं? तो राष्ट्र जो शब्द है वो अंग्रेजी शब्द के नेशन का एक अनुवाद है। जो राष्ट्र शब्द है अंग्रेजी शब्द के नेशन का एक क्या है? अनुवाद है। नेशन शब्द जो है वो लैटिन भाषा के नेशियस शब्द से लिया गया है। देखिए, बात समझने की कोशिश कीजिएगा, एक एक पॉइंट नोट करते चलिएगा। ठीक है, बेसिक से पढ़े। देखिए, जो राष्ट्र है, राष्ट्र शब्द कहाँ से, अंग्रेजी शब्द के कहाँ से लिया गया है? नेशन का एक क्या है? अनुवाद है। नेशन शब्द लैटिन भाषा के नेसियू शब्द से लिया गया है। लैटिन में नेसियू शब्द का अर्थ जन्म या जाति होता है। क्या होता है? जन्म या जाति होता है। नेसियू शब्द का लैटिन भाषा में इसका अर्थ जो होता है। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो राष्ट्र की परिभाषा के बारे में राजनीतिक विज्ञानों की एक राय नहीं है। मतलब जो राष्ट्र की परिभाषा कोई एक परिभाषा नहीं है, सभी राजनीतिक विज्ञानों की अलग अलग अपनी राय है, अलग अलग थॉट्स उन्होंने अपने अपनी परिभाषाएं दिए हैं। लेकिन हमको सबकी थॉट की परिभाषा नहीं पढ़ना है। जो क्लास 10 में यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय जो चैप्टर है उसमें जो वैज्ञानिक जो थे, जो यहाँ पे राजनीतिक वैज्ञानिक थे, जो राष्ट्र की परिभाषा थे उनकी बस परिभाषा पढ़ने वाले हैं। लेकिन इतना बातें आपको याद होना चाहिए कि राष्ट्र के परिभाषा के बारे में राजनीतिक वैज्ञानिक की एक राय नहीं थी कि सभी वैज्ञानिक ने एक ही उसकी परिभाषाएं दें। ठीक है, ये बात आपको याद होनी चाहिए। इसके बाद आगे बढ़िए कि कई राजनीतिक विद्वानों ने नेशन शब्द के दृष्टिकोण से, कुछ ने राजनीतिक दृष्टिकोण से और कुछ ने विचारकों के सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से इनकी परिभाषाएं दी है। देखिए, कह रहा है, इसका मतलब ये चीज़ है कि कुछ जो राजनीतिक विद्वानों ने नेशन शब्द के जो राष्ट्र की परिभाषा था उनका दृष्टिकोण से कुछ लोगों ने परिभाषा दिया और कुछ लोगों ने राजनीतिक दृष्टिकोण से और कुछ अन्य विचार से उनकी परिभाषाएं दिया और कुछ लोगों ने तो सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी इनकी परिभाषाएं दी हैं। ठीक है, तो वो सबकी अलग अलग विचारधाराएं थी राष्ट्र के लेकर। ठीक है, राष्ट्र को लेकर सबकी अलग अलग विचारधाराएं थी, सभी ने अपने अपने विचारों से अलग अलग उनकी परिभाषाएं दिए हैं। इसीलिए यह पॉइंट लिखा हूं मैं कि राष्ट्र की परिभाषा के बारे में राजनीतिक वैज्ञानिक की एक राय नहीं है। ठीक है, ये तो अभी बेसिक चल रहा है। ठीक है, बेसिक के बाद आप लोगों का ये चैप्टर स्टार्ट होगा, पहले ये जानना बहुत जरूरी है। देखिए, अर्नेस्ट रेनर, जो अर्नेस्ट रेनर है ये आपके बुक का आ गया। ठीक है, जो अर्नेस्ट रेनर है उनके अनुसार राष्ट्र की परिभाषाएं क्या है उसको जान लेते हैं। तो अर्नेस्ट रेनर के अनुसार समान भाषा, नस्ल, धर्म से बने क्षेत्र को राष्ट्र कहते हैं। जहाँ पे समान भाषा का यूज हो, एक ही किस्म के नस्ल हो, एक ही धर्म के बने क्षेत्र हो, उसे हम क्या कहते हैं? राष्ट्र कहते हैं। ठीक है, जहाँ पे समान भाषा बोली जाती हो, समान किस्म की जो नस्ल एक ही प्रकार के हों, धर्म जो एक ही बने हों, ठीक है, एक ही धर्म है, वहाँ के जो क्षेत्रों हैं उन क्षेत्रों को हम क्या कहते हैं? राष्ट्र कहते हैं। ये अर्नेस्ट के रेनर के अनुसार यह चीज़ दर्शाई गया था राष्ट्र की परिभाषाएं। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे एक राष्ट्र लंबे प्रयासों, त्यागों और निष्ठा का चरम बिंदु होता है। जो एक राष्ट्र जो होता है वो लंबे प्रयासों, त्यागों और निष्ठा का क्या होता है? कि चरम बिंदु होता है। ये किनके द्वारा बिंदु दर्शाए गए? तो अर्नेस्ट रेनर ने अपने विचारों से यह राष्ट्र की परिभाषाएं दिए थे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि अर्नेस्ट रेनर के अनुसार राष्ट्र की परिभाषाएं क्या है। तो उन्होंने ये कहा था कि समान भाषा, नस्ल, धर्म से बने क्षेत्र को क्या कहते हैं? राष्ट्र कहते हैं। और एक राष्ट्र लंबे प्रयासों, त्यागों और निष्ठा का चरम बिंदु होता है। फिर आगे बात कर लेते हैं राष्ट्रवाद। राष्ट्र समझ में आ गया। तो यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। अब राष्ट्रवाद क्या है उसको जानते हैं। तो देखिए, राष्ट्रवाद किसे कहते हैं? कि अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना को राष्ट्रवाद कहते हैं। अपने राष्ट्र के प्रति, जो हमारे देश है, ठीक है, हमारे देश के प्रति राष्ट्र, तो आपको समझ में आ गया है
ठीक है। तो अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना को राष्ट्रवाद कहते हैं। जो अपने देश से बहुत ही ज़्यादा प्रेम करते हैं, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा लगाव करते हैं, उनके लिए कुछ भी कर सकते हैं, जान भी दे सकते हैं। तो वही कह रहा है, अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना को ही हम क्या कहते हैं, राष्ट्रवाद कहते हैं। या तो अगर ये परिभाषा आपको याद है तो या दूसरा परिभाषा भी दे सकते हैं, ठीक है। 2-3 परिभाषा में लेकर आया हूँ राष्ट्रवाद का, ठीक है। राष्ट्रवाद का ये परिभाषा ये भी आप लिख सकते हैं कि राष्ट्र के प्रति निष्ठा, उसकी प्रगति और उसके प्रति सभी नियम आदर्शों को बनाए रखना राष्ट्रवाद कहलाता है, ठीक है। राष्ट्रवाद क्या, अपने राष्ट्र अपने देश के प्रति निष्ठा रहें, ईमानदार रहें, उनकी प्रगति के बारे में सोचें, उनके प्रति सभी जो नियम लागू होते हैं उन पे आप उनके आदर्शों का पालन करें, और यही पालन करना, यही उनके आदर्शों का नियम का पालन करना, उनकी प्रगति को निर्भर करना, यही आपका क्या कहलाता है, राष्ट्रवाद कहलाता है। सिंपल भाषा में ये भी परिभाषा दे सकते हैं। या तो आप ये भी दे सकते हैं, एक लंबी चौड़ी परिभाषा, राष्ट्रवाद की परिभाषा यहाँ पे मैं लिखा हूँ, ये भी दे सकते हैं कि किसी भी राष्ट्र के सदस्यों में एक साझा पहचान को बढ़ावा देने वाली विचारधारा को राष्ट्रवाद कहा जाता है। मतलब किसी भी राष्ट्र के, कोई भी वो राष्ट्र हो, ठीक है, अगर वो राष्ट्र के सदस्य में एक साझा पहचान, एक पहचान देने के, बढ़ावा देने के विचार की धारा को क्या कहते हैं, राष्ट्रवाद कहते हैं, ठीक है। एक दूसरे मिलकर रहें, अपने समाज के प्रति, अपने देश के प्रति, ठीक है, वो मानवतावादी रहें, मतलब कि अपने देश को विकसित करें, ठीक है, एक समान रहें, अपनी पहचान को क्या दें, वो बढ़ावा दें, ठीक है। उनके विचारधारा को भी राष्ट्रवाद कहा जाता है। तो कई प्रकार से, मतलब राष्ट्रवाद का भी परिभाषा कई तरह से व्यक्त किया जा सकता है, ठीक है। तो आप जो मर्जी वो व्यक्त कर सकते हैं। मैं 3-3 परिभाषाएं लिखा हूँ आपके सामने। राष्ट्रवाद की भावना को जड़ जमाने, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय गान आदि की महत्वपूर्ण भूमिका है, ठीक है। तो यहाँ 3-3 परिभाषाएं मैंने लिखा हूँ, कोई भी आप व्यक्त कर सकते हैं, कोई भी याद कर सकते हैं। वैसे नोट आप तीनों कर लेंगे तो बेहतर रहेगा, और जो भी याद हो जाएगा आपको वो बता सकते हैं आसानी से आप। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, राष्ट्रवाद तक कोई दिक्कत तो होगी नहीं यहाँ तक। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग आती है आपका निरंकुशवाद। अब निरंकुशवाद क्या होता है उसको जान लेते हैं। तो एक ऐसा सरकार या शासन व्यवस्था जिसका सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता है, ऐसी सरकार जनता के अनुकूल कार्य नहीं करती, यह अत्यंत सैन्य बल पर आधारित और दमनकारी सरकार होती है। अब निरंकुशवाद क्या होता है, तो देखिए, एक ऐसा सरकार या शासन व्यवस्था जिसका सत्ता पर किसी प्रकार कोई अंकुश नहीं होता है, जिसकी सरकार पे वो कोई अंकुश नहीं, उसको अपने हित से आप नहीं चला सकते हैं। वो सरकार अपने द्वारा फैसला लेगी, उसको जो भी समझ में आएगा वो काम करेगी, ठीक है। ऐसी सर जनता के अनुकूल कार्य नहीं करती, जनता के प्रति वो कार्य नहीं करेगी। जैसे जनता सोचे कि यहाँ पे ये कार्य हो जाए चाहे वो हो जाए, तो वो ऐसा काम नहीं करेगी। मतलब जनता के हिसाब से वो सरकार नहीं चल सकती, वो अपने दिमाग से चलेगा, उसको जो सही लगेगा वो करेगा, जनता के हिसाब से नहीं। जैसे आपको रोड पास करवाना है, सड़क बनवाना है, आवास आपको मिलना है, मतलब उसकी आवश्यकता है, तो आप सोचेंगे कि आवास मिल जाए, तो आपके कहे हुए बातों को पूर्ति सरकार नहीं करेगी, मतलब आपके अनुकूल चलने वाली नहीं है, ठीक है। कुछ बात आपकी मान भी लेगी, लेकिन पूरी बात आपके अनुकूल चलने वाली नहीं है, वो अपने प्रति चलेगी, ठीक है, वो अपने प्रति कार्य करेगी। यह अत्यंत सैन्य बल पर आधारित और दमनकारी सरकार होती है, उसी को निरंकुशवाद कहते हैं। निरंकुशवाद मतलब कि एक ऐसी सरकार जो अपने मर्जी से काम करे। बात है सिंपल, हम एक बात कह सकते हैं कि एक ऐसी सरकार जो अपने मर्जी से काम करे, लोगों की बात ना सुने, ठीक है, लोगों के जो अंकुश, जो उनके अंकुश हो, अनुकूल ना चले, ठीक है। अनुकूल का मतलब कि जो भी वो बात करे उनकी ना माने, ठीक है, वो अपने दिमाग से चले, उसी को निरंकुशवाद कहते हैं। सिंपल भाषा में समझा जाए तो इतना बड़ा लंबा चौड़ा परिभाषा याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको निरंकुशवाद आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। इसके बाद चलिए नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। इसके बाद आता है आपका स्टेट जनरल क्या है। अब स्टेट जनरल क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, स्टेट 1789 के स्टेट जनरल एक आम सभा थी, ठीक है। स्टेट जो था वो 1789 के स्टेट जनरल का एक क्या था, आम सभा थी, जो क्षेत्र के फ्रांसीसी संप्रदायों का प्रतिनिधित्व करती थी। बाद में इसका नाम नेशनल असेंबली रखा गया, ठीक है। तो देखिए, 1789 स्टेट जनरल का एक आम सभा थी, और उसको क्या किया, फ्रांसीसी संप्रदायों या संप्रदायों के प्रतिनिधित्व करती थी, और उसको बाद में चेंज करके, उनका नाम चेंज करके, स्टेट जनरल का नाम चेंज करके नेशनल असेंबली रख दिया गया था, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि स्टेट जनरल क्या है, ठीक है। तो स्टेट जनरल जो है, स्टेट जनरल का एक आम सभा थी। वो आम सभा किस सन में थी, 1789 में थी, और वह फ्रांसीसी संप्रदायों एवं संप्रदायों को प्रतिनिधित्व करती थी, इसलिए इसको बाद में इसका नाम ही चेंज करके नेशनल असेंबली रख गया,
ठीक है, नेशनल असेंबली रख दिया गया था। ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा स्टेट जनरल क्या है, ठीक है। इसके बाद जो पॉइंट है वो आता है वियना कांग्रेस 1815 क्या है। अब वियना कांग्रेस 1815 क्या है इसको जान लेते हैं। तो यूरोपीय देशों के राजदूतों का एक सम्मेलन था। जो वियना कांग्रेस 1815 जो है वो यूरोपीय देशों के राजदूतों का एक सम्मेलन था जो सितंबर 18 से 14 जून 18 से 14 जून 1815 को वियना में आयोजित किया गया था, ठीक है। 18 से 14 जून को वियना में आयोजित किया गया था। वियना कांग्रेस 1815 यही है, ठीक है। तो आपको क्लियर हो गया कि यूरोपीय देशों के राजदूतों का एक सम्मेलन रहा था और सितंबर में उन्होंने 18 से 14 जून 1815 को वियना में आयोजित किया गया था यह। तो ये वियना कांग्रेस 1815 है। इसके बाद नारीवाद की बात कर लेते हैं। नारीवाद क्या है? तो नारीवाद देखिए, नारीवाद क्या है? तो स्त्री पुरुष की सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक समानता की सोच के आधार पर महिलाओं के अधिकार और हितों का बोध नारीवाद कहलाता है। नारीवाद तो जैसे आप लोग जानते हैं कि नारी से रिलेटेड चीज़ें हैं, ठीक है। सबसे स्त्री और पुरुष की सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक समानता की सोच के आधार पर महिलाओं के अधिकारों के हितों का बोध नारीवाद कहलाता है। देखिए जैसा कि आप लोग जानते भी है, समाज में भी जो पुरुष है उसको ज़्यादा मान्यता मिलता है, उसको सभी चीज़ों की छूट होती है और स्त्री की नहीं होती है, ठीक है। तो यही सम्मेलन उन्होंने जारी किया और उस सम्मेलन को उन्होंने जीता, ठीक है। इन्होंने सम्मेलन एक निकाला कि जितना पुरुषों को अधिकार मिलता है उतना अधिकार हमको भी मिलना चाहिए। तो वही कह रहा है कि स्त्री पुरुष की सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक समानता, सामाजिक भी और आर्थिक एवं राजनीतिक समानता की सोच के आधार पर महिलाओं के अधिकारों को हितों का बोध ही नारीवाद कहलाता है, ठीक है। और नारीवाद की स्थापना लुईने ऑटो पीटर्स ने किया था, ठीक है। लुईने ऑटो पीटर्स, ये नाम याद कर लीजिएगा, ठीक है, नारीवाद की। और तब से चल के आज तक वो अधिकार उन लोगों को मिल गया, ठीक है। और जैसे जितना हम लोग को छूट मिलते है उतना भी उन लोगों को भी छूट मिलता है, और जितना हम लोग भी चीज़ें कर सकते हैं वो भी कर सकती हैं, ठीक है। यही नारीवाद कहलाता है। नारीवाद कोई आपसे पूछे तो सामाजिक एवं आर्थिक राजनीतिक समानता की सोच के आधार पर महिलाओं को जो अधिकार प्राप्त हुआ वही नारीवाद कहलाता है। बात खत्म, ठीक है। तो नारीवाद क्लियर हो गया। नारीवाद की स्थापना लुईने ऑटो पीटर्स ने किया। तो ये भी बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए। तो यहाँ तक तो हमको नहीं लगता है कि कोई दिक्कत होनी चाहिए आप लोगों को, ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, विचारधारा से आप क्या समझते हैं। आइए जानते हैं विचारधारा क्या होती है। तो एक खास प्रकार की सामाजिक एवं राजनीतिक दृष्टिकोण इंगित करने वाले विचारों का समूह विचारधारा कहलाता है। एक खास प्रकार की जो सामाजिक एवं राजनीतिक दृष्टिकोण इंगित करने वाले विचारों का समूह विचारधारा कहलाता है। एक ऐसा विचार जो सामाजिक स्तर पर और राजनीतिक स्तर पर उनकी दृष्टिकोण से अगर कोई बात कही जाए, ठीक है, उनके द्वारा कोई विचार व्यक्त किया जाए, वही आपका विचारधारा कहलाता है। वो विचारधारा किस पे होना चाहिए? तो एक खास प्रकार के सामाजिक एवं राजनीतिक स्तर पे होनी चाहिए, ठीक है, तब जाके वो विचारधारा कहलाता है। तो सिंपल परिभाषा आपको समझ में आ गया होगा कि एक खास प्रकार की सामाजिक एवं राजनीतिक दृष्टिकोण इंगित करने वाले विचारों का समूह ही क्या कहलाता है? विचारधारा कहलाता है, ठीक है। विचारधारा भी यहाँ पे आप लोगों को अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। चलिए विचारधारा यहाँ पे क्लियर हो गया स्टूडेंट। तो इसके बाद हम अगला पॉइंट पढ़ेंगे, उदारवादी। अब उदारवादी क्या है? तो उदारवादी हेडिंग डालिए। उदारवादी लातिनी भाषा के मूल्य पर आधारित है। उदारवादी लातिनी भाषा के मूल्य पर आधारित है जिसका अर्थ है आज़ाद। उदारवाद तेज बदलाव और विकास को प्राथमिकता देते हैं। देखिए उदारवादी एक शब्द में ये कहा जाए कि अपने देश को क्या किया जाए, अपने देश में बहुत तेज़ी से बदलाव और उनके विकास की प्राथमिकता देने को ही क्या कहते हैं? हम उदारवादी कहते हैं। उदारवादी मतलब कि जैसे आपका कोई भारत देश है, वो बहुत तेज़ी से प्रगतिशील कर रहा है, अपने में चेंजिंग ला रहा है, विकास ला रहा है, ठीक है, वही चीज़ क्या कहलाता है? उदारवादी कहलाता है, बस, ठीक है, और कुछ नहीं है। एक वर्ड में आपको समझा जाए तो मतलब यही चीज़ इसकी मीनिंग है। तो आप लिख भी सकते हैं कि उदारवादी लातिनी भाषा के मूल्य पर आधारित होता है जिसका अर्थ है आज़ाद होना। उदारवादी तेज बदलाव और विकास को प्राथमिकता देता है, ठीक है, मतलब बहुत तेज़ से उस चीज़ में क्या हो, विकास हो और बदलाव हो, वही आपका उदारवादी कहलाता है, ठीक है। और रूढ़िवादी क्या कहलाता है? तो जस्ट इसी का उल्टा रूढ़िवादी होता है। ऐसा राजनीतिक दर्शन जो परंपरा स्थापित संस्थाओं और रिवाजों पर जोर देता है और धीरे धीरे विकास को प्राथमिकता देता है, ठीक है। कह रहा है कि एक ऐसा राजनीतिक दर्शन जो परंपरा स्थापित संसाधनों को रिवाजों पर जोर देता है, मतलब कि सभी कंडीशनों को लेकर चलेगा, ठीक है, उसमें उतना कंडीशंस फॉलो नहीं होंगे जितना होते थे उदारवादी में, ठीक है। उसको सबको देखते देखते धीरे धीरे विकास की प्राथमिकता को वो पार करेगा, ठीक है। मतलब इसमें जो विकास होगा सारी चीज़ों
चीज़ों को सोच समझ के धीरे धीरे विकास होगा। तो बस आप एक शब्द में कह सकते हैं कि जिन राष्ट्रों का बहुत ही धीरे धीरे विकास हो, ठीक है, उनमें ज़्यादा प्रगतिशील जल्दी से तेज़ी से विकास होना, वो रूढ़िवादी कहते हैं। और जिस राष्ट्र का बदलाव और विकास प्राथमिकता के आधार पर बहुत तेज़ी से हो, ठीक है, वो उदारवादी कहलाते हैं। बस और कुछ नहीं। तो उदारवादी और रूढ़िवादी आपको समझ में आ गया होगा, नो डाउट आपको होना चाहिए इन चीज़ों में। चलिए, तो ये सारी चीज़ें यहाँ तक तो क्लियर हो गई होंगी, कोई दिक्कत नहीं होगा यहाँ तक की सारी चीज़ों में। चलिए, यहाँ तक हो गया तो आगे की चीज़ें पढ़ते हैं। चलिए, नेपोलियन कौन था इसको जान लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग है नेपोलियन कौन था, इसको जानना बहुत जरूरी है। तो नेपोलियन 15 अगस्त 1769 एक महान सम्राट था। नेपोलियन जो था वो 15 अगस्त 1769 ईस्वी में क्या था, एक महान सम्राट था जिसने अपने व्यक्तित्व एवं कार्यों से पूरे यूरोप में इतिहास को प्रभावित किया, ठीक है। जो अपने कार्यों से क्या किया, पूरे यूरोप के इतिहास को क्या किया, प्रभावित किया। बहुत ही महान मतलब कि वो शासक था, ठीक है, बहुत ही महान सम्राट था। और उन्होंने अपने व्यक्तित्व के कार्यों से पूरे यूरोप में क्या किया, उन्होंने इतिहास को प्रभावित किया। और एक बात जान लें कि अपनी योग्यता के बल पर 24 वर्ष की आयु में ही सेनापति बन गया, ठीक है। उसमें इतना क्षमता था, उसमें कार्य करने की इतनी प्रगतिशील क्षमता था कि उन्होंने मात्र 24 वर्ष की आयु में ही वो क्या किया, सेनापति बन गया, ठीक है। सेनापति बनने के बाद उसने कई युद्धों में फ्रांसीसी सेना को जीत दिलाई और अपार लोकप्रियता हासिल कर ली। फिर उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा और फ्रांस का शासक बन गया। उसने कई युद्धों में फ्रांसीसी सेना को जीत दिलाई, ठीक है। जो नेपोलियन था उसने कई युद्धों लड़े और फ्रांसीसी सेना को क्या किया, उन्होंने जीत दिलाया और अपार लोकप्रियता हासिल कर ली। फिर उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा और वो आगे बढ़ते ही चला गया और फ्रांस का एक दिन वो क्या बन गया, शासक बन गया, ठीक है। सन 1804 में जब नेपोलियन फ्रांस का राजा बना, नेपोलियन किस सन में फ्रांस का राजा बना, तो 1804 ईस्वी में नेपोलियन ने फ्रांस का राजा बन गया और उसने वहाँ प्रजातंत्र को नष्ट कर फिर वहाँ राजतंत्र की स्थापना कर दिया। तब उन्होंने जब नेपोलियन 1804 ईस्वी में वहाँ का राजा बना फ्रांस का, तो उन्होंने वहाँ पे प्रजातंत्र को क्या किया, उन्होंने पूर्ण रूप से क्या किया, नष्ट कर दिया। और प्रजातंत्र को नष्ट करने के बाद फिर वहाँ से राजतंत्र का स्थापना शुरू कर दिया नेपोलियन, ठीक है। फिर इसके बाद नेपोलियन ने कानून के समझ बराबरी और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया। नेपोलियन ने कानून के समझ बराबरी और संपत्ति के अधिकार को क्या किया, सुरक्षित बनाया। तो यहाँ तक नेपोलियन कौन था और कब वो शासक किया, फ्रांस का कब वो शासक बना और उन्होंने शासक बनने के बाद क्या क्या कंडीशंस किया, सारे यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट आगे भी इसकी चर्चा कर लेंगे हम एक बार, आप क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया कि नेपोलियन कौन था और मतलब कि वो कब फ्रांस का शासक बना। तो यहाँ तक तो नो डाउट होना चाहिए आप लोगों को, सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। चलिए अब आगे की चीज़ें पढ़ते हैं। चलिए, अब आती है यूरोप में राष्ट्रवाद। वहाँ तक तो बेसिक था, अब बात आती है यूरोप में राष्ट्रवाद का, ठीक है। तो यूरोप में जो राष्ट्रवादी चेतना की शुरुआत फ्रांस से हुई। जो यूरोप में राष्ट्रवाद हुआ, जो उसकी शुरुआत हुई पहले कहाँ से हुई, फ्रांस से हुई। तो आइए फ्रांस के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उसके नीचे हेडिंग डालिए कि फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विकास, कि फ्रांस में क्रांति कैसे हुई, वहाँ पे राष्ट्र का विकास क्या हुआ, कारण कौन थे फ्रांस में क्रांति होने के। तो सब कुछ पढ़ने वाले हैं यहाँ से, क्योंकि मेन आधार यही तो है कि यूरोप में राष्ट्रवादी चेतना की शुरुआत फ्रांस से हुई। तो पहले फ्रांस की कंडीशंस पढ़ लेंगे, इसके बाद यूरोप में जो राष्ट्रवाद हुआ उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो हेडिंग डालिए फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विकास। इसमें लिखिए कि फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत 1789 में हुई थी। फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत, देखिए सारी चीज़ याद होनी चाहिए, बहुविकल्पीय में प्रश्न आता है। फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत 1789 में हुई थी। फ्रांसीसी क्रांति के लोगों की मांग थी कि राजतंत्र को खत्म करके प्रजातंत्र को स्थापित किया जाए। देखिए फ्रांसीसी क्रांति के लोगों की मांग क्या थी कि उन्होंने राजतंत्र को खत्म कर प्रजातंत्र को स्थापित किया, ठीक है। और 1804 में जब नेपोलियन बन गया था तो उन्होंने क्या किया था, जब नेपोलियन बन जाता है लास्ट में 1804 ईस्वी में, तो वो क्या किया था कि प्रजातंत्र को समाप्त करके राजतंत्र घोषणा कर दिया था। और यहाँ पे देखिए जब फ्रांसीसी क्रांति हुई उस समय 1789 ईस्वी में, तो वहाँ पे क्या कंडीशन था कि फ्रांसीसी क्रांति के लोगों की मांग यह थी कि राजतंत्र को खत्म कर दिया जाए और प्रजातंत्र को स्थापित किया जाए, ठीक है। उस समय यह मांग थी। फिर देखिए सामूहिक पहचान बनाने के लिए कौन कौन से कदम उठाने पड़े, ठीक है। उन्होंने अपने सामूहिक पहचान, अपना पहचान बनाने के लिए कौन कौन सा कदम उठाए वो लोगों ने, अब उसको पॉइंट वाइज समझते हैं। तो पहला कदम उन्होंने ये उठाया कि प्रत्येक राज्य से एक स्टेट जनरल चुना गया और उसका नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया, ठीक है। प्रत्येक राज्य में
प्रत्येक राज्य से क्या किया गया, एक जनरल चुना गया और उसका नाम बदल के क्या रख दिया गया, नेशनल असेंबली कर दिया गया। ठीक है, ये भी एक सामूहिक पहचान बनाने के कदम उठाए गए थे। ठीक है, पहला पॉइंट है, यहाँ पे नोट कर लीजिए। और दूसरा पॉइंट ये था कि फ्रेंच भाषा को राष्ट्रीय भाषा घोषित कर दिया गया था। उस समय जो फ्रेंच भाषा था उसको क्या राष्ट्रीय भाषा घोषित कर दिया गया था, ये भी एक दूसरा कारण था। ठीक है, तो दो कंडीशन थे वहाँ पे सामूहिक पहचान बनाने के लिए। और तीसरा बार आती है यहाँ पे कि एक प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई जिससे सबको समान कानून का अनुभव हो। ठीक है, एक प्रशासनिक उन्होंने व्यवस्था तैयार किया। ठीक है, एक व्यवस्था लागू की गई जिससे क्या सबको समान कानून का अनुभव हो, मतलब कि कोई किसी के लिए जो भी कानून बनाया गया हो सबके लिए समान कानून हो। ये नहीं कि किसी दूसरे के लिए दूसरा कानून यहाँ पे पेश किया जाए, सबके लिए समान कानून वहाँ पे बनाया गया। ठीक है, ये तीसरा भी एक क्या है, सामूहिक पहचान बनाने के लिए कदम उठाए गए थे। चौथा कदम कौन सा उठाया गया, तो आंतरिक आयात निर्यात सीमा शुल्क समाप्त कर दिया गया और भारत तथा माफ की एक समान व्यवस्था लागू की गई। आंतरिक जो गुप्त जो आयात निर्यात सीमा शुल्क जो था, वहाँ पे सीमा शुल्क लगाया जाता था किसी को सामान खरीदने पे, चाहे कहीं जाने पे, सामान को यहाँ पे डिलीवरी करने के लिए जो चार्ज लगाया जाता था उसको शुल्क को समान। ठीक है, तो तीसरा क्या है, एक प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई जिसमें सबको समान कानून का अनुभव हो। ठीक है, और चौथा आंतरिक आयात निर्यात सीमा शुल्क समाप्त कर दिया गया और भारत तथा माप की एक समान व्यवस्था लागू की गई। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे सामूहिक पहचान बनाने के लिए कदम उठाए गए थे। इसके बाद देखिए उसी में लिखे कि स्कूल और कॉलेज के छात्राओं द्वारा भी समर्थन के रूप में क्लब का गठन किया गया जिनका नाम दिया गया जोकोबिन क्लब। ठीक है, जितने भी वहाँ पे स्कूल उस समय थे, जितने भी कॉलेज थे, वहाँ के छात्रों को द्वारा समर्थन के रूप में क्लब का गठन किया गया। मतलब कि एक समूह तैयार किया गया, सभी छात्रों को, चाहे वो स्कूल के हों चाहे कॉलेज के हों, सबका ग्रुप तैयार किया गया और उस क्लब का वहाँ पर गठन किया गया जिनका नाम रख दिया गया क्या, जेकोबिन क्लब रख दिया गया नाम उनका। ठीक है, इसके बाद बात करें अगला पॉइंट, तो फ्रांस की आर्मी ने समर्थन के तौर पर हर विदेशी क्षेत्र में भेज दिए गए जिससे राष्ट्रवादी भावना और बढ़ती चली गई। फ्रांस की आर्मी, जो फ्रांस के आर्मी थे, कमांड थे, वहाँ पे कमांडर थे, उनके समर्थन के तौर पर हर विदेशी क्षेत्र में भेज दिए गए। हर विदेशी क्षेत्र में क्या किए गए, भेज दिए गए, जिससे राष्ट्रवादी भावना और क्या करती चली गई, बढ़ती चली गई। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग आपको डालना है कि फ्रांस की क्रांति के प्रमुख कारण, मतलब कि कौन कौन से फ्रांस की क्रांति के प्रमुख कारण थे जिनके वजह से यह क्रांति हुई थी। ठीक है, तो देखिए बहुत सारे कारण थे फ्रांस की क्रांति होने के। अब पहला जैसे अयोग्य शासन, पहला था, ये पहला पॉइंट तो मेन यही हो गया आपका, अयोग्य शासन। अयोग्य शासन मतलब कि फ्रांस की क्रांति के समय लुई वंश का शासन था। फ्रांस की क्रांति के समय जो लुई वंश था वो शासन था, लुई वंश का शासन था, जो जिद्दी तथा कर्तव्यहीन शासन था। यह सुधारों का पक्षधर नहीं था, इसलिए इसकी जनता विरोध कर रही थी। देखिए जब वहाँ पे फ्रांस का, जब वहाँ पे क्रांति हुआ तो उसमें फ्रांस का क्रांति का जो मेन कारण था, वहाँ पे पहला तो अयोग्य शासन था। अयोग्य शासन इसलिए था क्योंकि वहाँ पे जब क्रांति के समय वहाँ पे लुई वंश का शासन था, वो इतना ज़्यादा जिद्दी था, इतना ज़्यादा जिद्दी थे भाई कि वो किसी के बात मानते ही नहीं थे, किसी के भी बात, वो अपने मनमानी काम करते थे। ठीक है, जो लोग करते थे उनकी विचारधारा को, मतलब उनके विचार पे चलते ही नहीं थे, मतलब अपने मन का जो मन आया वो कर दिए। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि जो आपकी सरकार है, अगर मोदी जी चाहें अपने मन से जो मर्जी वो चीज़ करें तो भाई विवाद तो फैलेगा ही फैलेगा, मतलब क्रांति तो होनी ही होनी, निश्चित है कि भारत में क्रांति हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह वहाँ पे फ्रांस की क्रांति का एक जो प्रमुख कारण था वो अयोग्य शासन था। इसलिए शासन था कि वहाँ के जो शासन थे, जो वहाँ के शासक था, वो बहुत ही ज़्यादा जिद्दी और कर्तव्यहीन शासन, वो किसी की बात ना मानने वाला, सबकी जनता के विरोध में खड़ा हो जाते थे। भाई जनता की किसी की बात नहीं मानेंगे और जनता के विपक्ष काम करेंगे तो जाहिर सी बात है कि क्रांति होनी होनी है, तो निश्चित है। तो पहला कारण ये था अयोग्य शासन। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। और दूसरा अब क्या प्रमुख कारण था, दूसरा कारण ये भी था मध्यम वर्ग। अब मध्यम वर्ग क्या चीज़ें था वहाँ पे कि यहाँ पर औद्योगिक क्रांति होने के कारण मध्यम वर्ग का उदय हो गया था, जिसमें छोटे उद्योगपति, डॉक्टर, वकील, अध्यापक वाले अधिकारी आते थे। यह वर्ग नवीन विचारों और राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत थे। मतलब कि देखिए मध्यम वर्ग भी फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण बना, क्योंकि जो औद्योगिक क्रांति होने के कारण मध्यम वर्ग का उदय हो गया
और वहाँ पे जो हमारे डॉक्टर वकील अध्यापक जो आते थे, वो जो डॉक्टर थे वो भी अच्छे से इलाज नहीं, वकील भी अपने मनमानी, अध्यापक भी अच्छे तरीके से पढ़ाते नहीं थे। वहाँ पे जो अधिकारी आते थे वो मतलब अजीब प्रकार के थे, अपने विचारधाराओं से अपनी राष्ट्रीय भावना को ओतप्रोत थे, मतलब कि अपने विचार भावना से वो चलते थे। ठीक है, ये नहीं कि अच्छी शिक्षा दें, अच्छी मतलब कि राय दें, डॉक्टर अच्छी दवाई दें, नहीं। आप दवाई, कोई डॉक्टर, आप मान लीजिए डॉक्टर आपको कोई दवाई नहीं दे तो आप भड़कीने जाएंगे? हाँ, आपसे सिर्फ पैसा ले। ठीक है, वकील आपको कर ले, आपको कोई न्याय दिलेबे न करे, अध्यापक आपको अच्छी तरीके से पढ़ाई नहीं करे, तो यार से ये कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा ये क्रांति का कारण बन गया। ठीक है, कारण बनेगा ही क्यों नहीं, 100% बनेगा। तो पहला अयोग्य शासन था, दूसरा मध्यम वर्ग भी एक फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण बना। ठीक है, तो दूसरा भी आपको मध्यम वर्ग भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए और नेक्स्ट क्रांति के कारण पढ़ते हैं। तीसरा बात कर लेते हैं आम जनता की दयनीय स्थिति। ठीक है, आम जनता की दयनीय स्थिति जो है भी क्या है, फ्रांस की क्रांति के प्रमुख कारण था। उस समय क्या है कि इस समय शासन जो था, इस समय का शासक उच्च वर्ग और कुलीन वर्ग जहाँ विलासितापूर्ण जीवन को व्यतीत कर रहा था, वहीं आम जनता की स्थिति बड़ी दयनीय थी। ठीक है, तो वहाँ के जो शासक था वो उच्च वर्ग के कुलीन वर्ग को ज़्यादा प्रोत्साहन देता था, मतलब ज़्यादा सपोर्ट करता था। और वहीं के वहाँ के जो लोग, जैसे आप आमतौर पर बात कर लिया जाए कि जैसे कोई बड़ा है तो बड़ा को ही सपोर्ट कर दिया जाए तो बड़ा बढ़ता ही जाएगा, और छोटा जो है वो उनको ना ध्यान दिया जाए तो उनकी स्थिति क्या होती जाएगी, वो बड़ी दयनीय होती जाएगी, ख़राब होती जाएगी। तो वहाँ की आम जनता की दयनीय स्थिति भी वैसी ही वहाँ की थी कि जो लोग कुछ सपोर्ट में थे वो लोग बढ़ते ही चले गए, और बाकी जो आम जनता थी उनकी दयनीय की क्या बिगड़ती ही चली गई थी। तो ये भी जो है फ्रांस की जो है क्रांति का प्रमुख कारण बना। ठीक है, तो आप आराम से इतना लाइनिंग आप लिख सकते हैं। ठीक है, एग्जाम में भी आता है तो आप इतना नोट कर सकते हैं कि इस समय शासक जो उच्च वर्ग और कुलीन वर्ग के जहाँ विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत कर रहा था, वहीं आम जनता की स्थिति क्या थी, बड़ी दयनीय थी। ठीक है, तो ये 3 कारण अब तक आपने फ्रांस क्रांति के 3 कारण पढ़ लिया। और चौथा कारण यह था कि स्वतंत्रता पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया था। ठीक है ना, अच्छे तरीके से वहाँ पे कोई आर्थिक जो स्थिति थी वहाँ पे बहुत लोअर केस था, और वहाँ अच्छे तरीके से मतलब कि किसी को स्वतंत्रता भी पूर्ण रूप से नहीं थी। जैसे आप लिख सकते हैं यहाँ पे कि इस समय फ्रांसीसी सरकार ने लोगों की स्वतंत्रता पर कोई प्रकार के प्रतिबंध लगा दिया, यहाँ तक कि उनमें धार्मिक विश्वासों पर भी प्रतिबंध लगा हुआ था। ठीक है, यहाँ पे जो धार्मिक विश्वास था उन पे भी प्रतिबंध लगा दिया गया था, प्रतिबंध लगा दिया गया था, और उनकी स्वतंत्रता पर भी क्या प्रतिबंध लगा दिया गया था। तो देखिए यहाँ पे 4 कंडीशन मैंने बता दिया जो कि फ्रांस की क्रांति के प्रमुख कारण थे। ठीक है, इन 3-4 की वजह से वहाँ पे फ्रांस में क्रांति हुई। ठीक है, तो इसको आराम से आप नोट कर लीजिए एक एक करके। तो यहाँ पे 4 हमने पढ़ लिया फ्रांस के क्रांति होने के कारण। इसके बाद की चीज़ें आगे पढ़ते हैं, उसको नोट कीजिए। चलिए देखिए लास्ट पॉइंट इस पढ़ लेते हैं, इसके बाद आगे की चीज़ें पढ़ेंगे पार्ट 2 में। ठीक है, इसको नोट कीजिए, नेपोलियन का शासनकाल। ठीक है, नेपोलियन आपको समझ में आ गया तो मैं बताया था नेपोलियन कौन था। अब उसका हेडिंग डालिए, नेपोलियन का शासनकाल कैसा था। ठीक है, कि जब नेपोलियन फ्रांस पर अपना शासन चलाना शुरू किया तो उन्होंने प्रजातंत्र को हटाकर उन्हें राजतंत्र को स्थापित कर दिया। ठीक है, मैं अभी क्या कहूँ, जब फ्रांस में क्रांति हुई थी तो उन्होंने कहा कि राजतंत्र को हटाकर प्रजातंत्र को वहाँ पर लागू किया जाए। लेकिन तब नेपोलियन का शासन हुआ तो उन्होंने क्या किया, नेपोलियन जब फ्रांस का वहाँ पे अपना शासन चलाना शुरू किया 1804 ईस्वी में, तब गद्दी पर बैठा फ्रांस के, तो उन्होंने क्या किया कि प्रजातंत्र को ही हटाकर राजतंत्र को स्थापित कर दिया। जस्ट उसके क्या किया, लोगों के विपरीत कर दिया। ठीक है, उल्टा कर दिया, मतलब मनमानी अपना शासन चलाने लगा। इसके बाद नागरिक संहिता और नेपोलियन की संहिता 1804 में, मतलब 1804 में जब वो गद्दी पर बैठा तो क्या किन किन चीज़ों को उन्होंने नोटिस किया, किस चीज़ को बदलाव किया नेपोलियन। ठीक है, तो देखिए कानून के समझ सबको बराबर रखा गया। ठीक है, ये पहला पॉइंट। दूसरा, संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बना दिया उन्होंने। और तीसरा, भू दास्ताओं और जागीरदारी शुल्क से मुक्ति दिलाई। ठीक है, इन तीनों चीज़ों का वह नागरिक संहिता या नेपोलियन की संहिता पर कार्य किया। ठीक है, तो 1804 ईस्वी में तब उन्होंने गद्दी बना तो इन तीनों का उन्होंने क्या किया, बदलाव किया। ठीक है, कानून के समझ सबको बराबर रख दिया। ठीक है, कि कानून के समझ सबको बराबर अधिकार मिलेगा। संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बना दिया उन्होंने। भू दास्तां और जागीरदारी शुल्क से उन्होंने क्या किया, मुक्ति दिलाया। फिर देखिए जागीरदारी क्या होती है, अब जागीरदारी के बारे में जान लेते हैं कि जागीरदारी किसे कहते हैं। तो इसके तहत किसानों, जमींदारों और उद्योगपतियों द्वारा तैयार सामान का कुछ हिस्सा कर के रूप में सरकार को देना पड़ता था, उसको भी उन्होंने क्या किया, समाप्त कर दिया स्टूडेंट। ठीक है, हाँ, जब नेपोलियन फ्रांस का शासक बना था। ठीक है, जागीरदारी आपको समझ में आ गया होगा ना, कि जब कोई किसान जब खेती करता था, कोई ज़मींदार था, चाहे उद्योगपति जो लोग थे, वो कुछ कर अपने सरकार को देते थे, उस कर को भी उन्होंने, टैक्स को भी क्या किया, उन्होंने समाप्त कर दिया नेपोलियन ने। इसके बाद नेपोलियन के समय ही व्यापार, आवागमन एवं संचार में बहुत ज़्यादा विकास हुआ। तब नेपोलियन वहाँ का शासक बना तो उसमें व्यापार का जो
आगमन था, आवागमन मतलब कि व्यापार तीव्र गति से बढ़ गया वहाँ पे, ठीक है, ज़्यादा विकास हो गया व्यापार को लेकर, ठीक है। और यहाँ पे एक पॉइंट और नोट कर लीजिए कि राष्ट्रवादी विचार को बांटने के लिए उन्होंने कुछ क्षेत्रों में कब्जा कर लिया। राष्ट्रवादी विचार को क्या करने के लिए, बांटने के लिए उन्होंने कुछ क्षेत्रों में कब्जा कर लिया और कर को बढ़ाना और जबरन भर्ती जैसे अनेक कानून व्यवस्था को स्थापित कर दिया, ठीक है। बाद में देखिए उन्होंने क्या किया कि राष्ट्रवादी विचार को बढ़ाने के लिए उन्होंने कुछ क्षेत्रों को, ज़्यादा नहीं, कुछ क्षेत्रों को कब्जा कर लिया और वहाँ पे कर को क्या करने के लिए, बढ़ाने के लिए और जबरन भर्ती जैसे अन्य कानून व्यवस्था को स्थापित कर दिया वहाँ पे, ठीक है। तो नेपोलियन में कुछ चीज़ें अच्छी भी हुई हैं तो कुछ चीज़ खराब भी हुई हैं, ठीक है। जैसे सरकार है भाई, 5 साल का सरकार है तो 2 साल अच्छा कार्य करके दिमाग खराब होगा तो 3 साल एकदम बुरा कर देगी, ठीक है। तो कुछ चीज़ें उन्होंने अच्छा सुधार किया, बाद में चलते तब उनको मालूम चला कि नहीं इससे काम बनने वाला नहीं है, तो कुछ चीज़ों पर देखिए अभी कर समाप्त किया। फिर उन्होंने उसके दिमाग में क्या चला कि राष्ट्रवादी विचार को बांटने के लिए उन्होंने कुछ क्षेत्रों को अपने कब्जा में किया, वहाँ पे कर बढ़ाने चालू कर दिया। तो कुछ चीज़ें हुई हैं उनके नेपोलियन सरकार में, ऐसी ऐसी चीज़ें घटना। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा नेपोलियन का शासनकाल, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को, ठीक है। इसके बाद कोई नहीं है। और ये पार्ट आपका 1 चल रहा है, क्या पार्ट 1 ही चल रहा है, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो ये पार्ट 1 है, अभी पार्ट 2 आना बाकी है, ठीक है। तो इस वीडियो को डाउनलोड कर लीजिए या तो वीडियो को देखें तो इसको नोट बना लीजिए और पार्ट 2 जस्ट चला आ जाएगा और प्लेलिस्ट में इसको मैं इंक्लूड कर दूंगा, आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी अब तक। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।